सलाम एंड वेलकम टू द शो सनाएक पाकिस्तानी। आज के एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं ख़वातीन के बारे में। जी हाँ, ऐसी ख़वातीन के बारे में जो ना सिर्फ घर गृहस्थी संभाल सकती हैं बल्कि जंगी महाजों पर भी भरपूर तैयारी के साथ दुश्मन से लड़ सकती हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ख़वातीन जो कि मिलिट्री का हिस्सा बनी, चाहे वो पाकिस्तान में रहती हों या फिर अमेरिका में, लेकिन वो अपनी मुल्क की आर्मी को सर्व कर रही हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं और ये चलते हैं आपको ताबंदा के पास, जो कि हमें मिलवा रही हैं एक ऐसी आर्मी ऑफिसर से जो कि यूएस की आर्मी में सर्व करती हैं। आर्मी स्टाफ सार्जेंट कैसेंड्रा पार्टी कई महाजों पर रह चुकी हैं। इनकी पहली तैनाती 8 साल पहले इराक में एक आर्टिलरी यूनिट में हुई थी। हम पेट्रोलिंग के लिए जाते थे और बस छापे मारने और उसी नौयत के कामों में मदद करते थे। इराक में अपनी दूसरी तैनाती के दौरान ये जख्मी हो गई थीं। मेरी गाड़ी पर एक नई किस्म की बारूदी डिवाइस से हमला किया गया जो एक हिफाजती जंगले से बंधी हुई थी। कैसेंड्रा के चेहरे और कमर पर शार्पनल के जख्म आए थे। अपनी आखिरी तैनाती के बाद से इन्होंने कैंसर को शिकस्त दी और 2 बच्चों की मां बनी। अपनी मौजूदा तैनाती के दौरान ये दूसरे फौजियों को ट्रेनिंग देती हैं और उन्हें अपने इराक के तजुर्बात से इस्तेफादा करने का मौका देती हैं। इराक में ख़वातीन फौजियों को किसी इम्तियाजी रवैये का सामना नहीं करना पड़ा। जब गन चलाने की जरूरत पड़ती थी तो वो गन भी चला लेती थी। जब साबिक अमरीकी सेक्रेटरी दिफा लियोन पनेटा ने ख़वातीन फौजियों को जंगी महाजों पर ज्यादा अहम जिम्मेदारियां सौंपने से पाबंदी उठाई तो ये कैसेंड्रा के लिए कोई हैरत अंगेज बात नहीं थी। वो खिदमत अंजाम देती हैं, जख्मी होती हैं और एक दूसरे के साथ जान देती हैं। इस हकीकत को तस्लीम करने का वक्त आ गया है। ये वही किरदार हैं जो हम जंग में अदा कर चुके हैं। हम हर काम कर सकते थे। हमें कभी ये नहीं कहा गया कि तुम औरत हो और ये काम नहीं कर सकती। उस वक्त तो ऐसा होता था कि तुम एक फौजी हो तो उठो, हमें तुम्हारी जरूरत है। बाज़ ख़वातीन फौजियों का कहना है कि उन्हें अपने मर्द साथियों से अक्सर ये भी सुनने को मिलता है कि औरतों को बाज़ जंगी यूनिट्स में होना ही नहीं चाहिए। गो कि अक्सर लोग खुलकर ऐसी बात नहीं करते। कैसेंड्रा के एक साथी फौजी सार्जेंट शॉन येरबी खुद भी इराक में तैनात रह चुके हैं। सबसे पहली चीज जो मेरे जहन में आई वो था वाह, यानी औरतें भी अब जंग में हिस्सा लेंगी। फिर मैंने इस बारे में सोचा और कहा हो सकता है इसका इन्हिसार इस पर है कि वो ये जिम्मेदारी उठा सके। सार्जेंट कैसेंड्रा अपनी फौजी और जाती जिम्मेदारियों में तवाज़ुन बरकरार रखने की कोशिश कर रही हैं। मैं हमेशा एक माँ रहूंगी, लेकिन मेरे अंदर एक फौजी भी है। दोनों पलड़ों का वजन एक ही है। अमरीकी फौज के मजीद अहम ओहदों का रास्ता खुलने के बावजूद बहुत कम लोगों को उम्मीद है कि ख़वातीन अहम ओहदे हासिल कर सकेंगी। अमरीकी फौज का इन ओहदों के लिए जिस्मानी तकाजे और तरबियत का मयार कम करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन कैसेंड्रा जैसी ख़वातीन फौजियों के लिए ये तस्लीम किया जाना ही बहुत अहम है कि वो अब अपनी नौकरी में तरक्की कर सकेंगी। एक फ़ौजी को फ़ौजी बनाने में एकेडमीज़ का किरदार बहुत ही अहम है। सारा ज़मान हमें लेके जा रही हैं यूएस नेवल एकेडमी में और वहाँ पर वो ये जानने की कोशिश करेंगी कि एकेडमीज़ आखिर कितनी इम्पॉर्टेंट हैं एक फ़ौजी को असल फ़ौजी बनाने के लिए। आप सुबह उठते हैं, फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं जहां हाजिरी लगाई जाती है, फिर नाश्ते के लिए जाते हैं, फिर क्लास में, फिर दोपहर का खाना, फिर क्लास, फिर खेलों का घंटा, फिर पढ़ाई और फिर सोने का वक्त हो जाता है। हर रोज यही रूटीन होती है। ये है कहानी यूएस नेवल एकेडमी में पढ़ने वाले हर कैडेट के शब रोज की। मिडशिपमैन फर्स्ट क्लास केटी फॉरेन इन्हीं में से एक हैं। मुल्क कौम की खिदमत का जज्बा इन्हें यहाँ लेकर आया, लेकिन यहाँ आने के बाद इन्हें अंदाजा हुआ कि इस एकेडमी में आगे निकलने के लिए सिर्फ ख्वाहिश करना काफी नहीं। मेरा ख्याल था कि मैं यहाँ आऊंगी और बस एक खास किस्म की इंसान बना दी जाऊंगी, यानी सिर्फ यहाँ मौजूदगी ही मुझे बेहतरीन इंसान बना देगी। लेकिन ऐसा नहीं, आपको खुद मौके तलाश करने होते हैं। किसी भी दूसरी जगह की तरह यहाँ भी आपको खुद कोशिश करनी होती है, और ये मेरे लिए एक अच्छा सबक था। स्कूल में अच्छे ग्रेड्स, खेलों में अच्छी कारकर्दगी और कायदाना
صلاحیتیں دکھانے والی کیٹی فورن کہتی ہیں کہ یو ایس نیول اکیڈمی نے نہ صرف انہیں ایک مضبوط انسان بنایا ہے بلکہ انہیں خود سے زیادہ دوسروں کے لیے سوچنا بھی سکھایا ہے۔ یہاں کہا جاتا ہے کہ جہاز آپ کے ساتھی اور پھر آپ، یعنی اہمیت کے لحاظ سے درجہ بندی یہ ہے کہ آپ کا جہاز اور ساتھی آپ سے زیادہ اہم ہے۔ ایک اچھا فوجی بننے کے لیے سب سے ضروری یہی ہے کہ آپ دوسروں کی ضروریات کو خود پر ترجیح دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب جبکہ امریکی فوج میں خواتین کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے تو کیٹی اس امتحان کے لیے بھی خود کو تیار سمجھتی ہیں، لیکن امریکی فوج میں خواتین اور مردوں کو بعض اوقات ایک ایسے امتحان سے بھی گزرنا پڑ جاتا ہے جس کی انہیں توقع نہیں ہوتی، اور وہ ہے جنسی طور پر ہراساں کیا جانا یا جنسی حملوں کا شکار بن جانا۔ امریکی محکمہ دفاع کے مطابق گزشتہ سال تقریباً 26,000 مرد اور خواتین فوجی جنسی حملوں کا نشانہ بنے، جبکہ رپورٹ کیے گئے 3,000 سے زائد کیسز میں سے صرف 238 میں سزا سنائی گئی۔ جنسی حملے یا ہراساں کیا جانا، کیا آپ کو یہاں پڑھتے ہوئے کبھی اس بارے میں پریشانی ہوتی ہے؟ The Naval Academy has been great at providing training for any نیول اکیڈمی اس حوالے سے ٹریننگ دینے کی بہت اچھی کوشش کر رہی ہے۔ ہر سیمسٹر میں ان موضوعات پر ہمیں 2 کلاسز لینی ہوتی ہیں۔ who've gone through summer training to learn about these topics. کیا آپ نے وہ کلاسیں لی ہیں؟ Yes. ان میں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ A lot of sexual assault topics. اس میں جنسی حملوں سے متعلق مسائل اور انہیں صحیح طرح ہینڈل کرنے پر بات چیت کی جاتی ہے، اور مختلف صورتحال میں آپ کو کیا کرنا چاہیے یہ سکھایا جاتا ہے۔ People have misconceptions on. یو ایس نیول اکیڈمی میں مشکلات پر قابو پانا صرف سنجیدہ انداز میں ہی نہیں سکھایا جاتا۔ کیٹی نے ہمیں یہاں کی ایک ایسی روایت کے بارے میں بھی بتایا جو سننے اور دیکھنے میں کافی دلچسپ لگتی ہے۔ And after being put through a tough year of training and military indoctrination, مشکل ٹریننگ اور فوج کے خیالات سیکھنے پر پورا 1 سال لگانے کے بعد آخر میں پہلے سال کے طلباء سی ٹرائل سے گزرتے ہیں۔ اس میں 1.5 دن تک لگاتار جسمانی مشقت اور ٹریننگ ہوتی ہے، اور اس کے آخر میں آپ ہنڈن نامی اس مینار پر چڑھتے ہیں، لیکن اس پر گریس کا لیپ کیا ہوتا ہے اور اس پر چڑھنا بہت مشکل ہے۔ اس کے سب سے اوپر فریشمین ہیٹ رکھا ہوتا ہے۔ تمام فریشمین اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو سب سے پہلے اس ہیٹ کی جگہ دوسرے سال کے طالب علموں کا ہیٹ رکھتا ہے وہ کلاس کا پہلا کیپٹن بن سکتا ہے۔ their class. Is that a myth or is that for It's a sure? myth, it's a myth. Okay. Yeah. نہیں، یہ صرف ایک کہانی ہے۔ بس آپ ہیٹ تک پہنچنے میں دوسروں کی مدد بھی کرتے ہیں اور خود اس تک پہلے پہنچنا بھی چاہتے ہیں۔ So you're supporting one another, but you're also kind of sabotaging one another. مڈ شپمین فرسٹ کلاس کیٹی فورن اس سال یو ایس نیول اکیڈمی سے گریجویٹ کرنے والوں میں بھی شامل ہیں، Welcome aboard, shipmates. جن سے گریجویشن کے دن خطاب کیا امریکی صدر براک اوباما نے۔ Do you have a career wish? I would love to be stationed in. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر مجھے جنوبی کوریا پوسٹ کیا گیا۔ دارالحکومت سول میں مرین فورسز کا دفتر ہے۔ میں شمالی کوریا کے مسئلے پر کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن ملٹری نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ وہ جہاں بھی مجھے بھیجیں گے مجھے خوشی ہوگی۔ کیٹی کہتی ہیں کہ وہ فوج میں رہیں یا نہیں، یو ایس نیول اکیڈمی میں ان کا بہت اچھا وقت گزرا، اور یہاں سیکھے گئے کچھ ہنر ہمیشہ ان کے کام آئیں گے، جن میں سب سے اہم ہے وقت کا بہترین استعمال۔ کئی امریکی خواتین اب ملٹری کے کئی شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔ تابندہ نعیم آپ کو ملوا رہی ہیں کچھ ایسی خواتین سے جو کہ امریکی بحری جہاز ابراہیم لنکن کی ٹیم کا حصہ ہیں۔ لیفٹیننٹ میگن ڈونیلی امریکی جہاز ابراہم لنکن کے عملے میں موجود 770 خواتین میں سے ایک ہیں۔ یہ ان چند آفیسرز میں سے ہیں جنہوں نے جہاز کے عملے کے مطابق 97,500 ٹن وزنی اس بحری جہاز کو 14 فروری کو آبنائے ہرمز کے راستے خلیج فارس سے باہر نکالا تھا۔ میگن اپنے کام کو ایک چیلنج قرار دیتی ہیں۔ ایک وقت میں 15 سے 20 افراد کے عملے کو کنٹرول کرنا یہ میرا کام ہوتا ہے، لیکن اس وقت ان کی ڈیوٹی اس بحری جہاز کے برج آفیسر کی حیثیت سے ہے۔ یہ اس جہاز کے عملے میں شامل پہلی خاتون ہیں جنہیں ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر امریکی بحریہ سے بہترین کارکردگی کا اعزاز بھی مل چکا ہے۔ لیفٹیننٹ نکول روزیلز اس بحری جہاز پر موجود واحد خاتون ڈاکٹر ہیں۔ نہ صرف انہوں نے میرے میڈیکل اسکول کے اخراجات برداشت کیے بلکہ مجھے ایک ایئر کرافٹ کیریئر پر خدمات انجام دینے کا موقع دیا ہے۔
डॉक्टर रोजेल्स अमरीकी बहरिया में काम करने के तजुर्बे को न सिर्फ अपने मुल्क की खिदमत बल्कि दुनिया देखने का एक नादिर मौका भी करार देती हैं, क्योंकि इनका ख्याल है कि बहरी जंग को खवातीन के नुक्ता नज़र से भी देखने की ज़रूरत होती है। बहरी जहाज़ पर काम करने वाली खवातीन के लिए अपनी खिदमात पेश करने की कई वजूहात हैं। इनमें से अक्सर हाई स्कूल या 12वीं जमात तक तालीम याफ्ता हैं और इनका असल मकसद अपने ख़ानदानों की माली मदद करना है। अगर आप एक मुस्बत सोच के साथ ये काम करते हैं तो आप ठीक रहेंगे। एम्बर मेंसर अपनी 4 साल की मुलाजमत में कुछ रकम जमा करना चाहती हैं, जिसके बाद वो ये मुलाजमत छोड़ देंगी, जबकि इंग्री पिमेंटल बहरिया में ही काम करना चाहती हैं। मैं तो इसे पेशे के तौर पर अपनाना पसंद करूंगी। मैं 8 माह से बहरी जहाज पर हूँ। अब तक तो मुझे सब अच्छा लग रहा है। इन चारों खवातीन को किसी तासुब या इम्तियाजी रवैये की कोई बड़ी शिकायत नहीं है, लेकिन लेफ्टिनेंट डोनेली, जिन्हें अमरीकी बहरिया में 10 साल हो चुके हैं, सूरत हाल को एक वसी तनाजुर में देख रही हैं। मुझे तो कभी कोई मसला नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि मेरे नेवी में आने से पहले सूरत हाल काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत ही कम है जो यहाँ खवातीन की हौसला अफजाई ना करें। इन सब खवातीन के बहरी फौज में शामिल होने की वजह कोई भी हो, इनका कहना है कि इन्हें अपनी तैनाती के दौरान और इनके खानदानों को इनके शहरों में अमरीकी बहरिया की मुकम्मल देखभाल और मदद मैसर रहती है। और अब आपको एक ऐसी खातून से मिलवाते हैं जो कि यूएस आर्मी का बहुत अरसे से हिस्सा हैं और एज अ ब्रिगेडियर जनरल यहाँ पर काम कर रही हैं। खातून होने के नाते उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा अपने इस पूरे करियर में, आइए उनसे जानते हैं। ख़वातीन चाहे अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो या फिर पाकिस्तान में, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वो माशरे में फ़ाल किरदार अदा कर सकें और इसके साथ साथ ना सिर्फ अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकें बल्कि एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेंट होने की हैसियत से अपने मुल्क की खिदमत भी कर सकें। आर्मी फोर्सेस और इस किस्म के दूसरे इदारे ऐसे ही हैं जहाँ पर ख़वातीन अब आहिस्ता आहिस्ता आगे आनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली ऑफिसर तो मौजूद नहीं है, लेकिन यूएस में ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी ऑफिसर जो कि यहाँ पर सर्व करती हैं हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर जनरल टैमी स्मिथ हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच जनरल फॉर गिविंग अस सम टाइम। Glad to be here. Firstly, I want to know that how was your experience working in this service here and why you choose that service for? I've been in the military for 26 years, and I ended up in the Army almost on accident. मैं 26 साल से फ़ौज में काम कर रही हूँ और मेरा फ़ौज में आना एक हादसा था। हुआ यह कि हाई स्कूल से ग्रेजुएट करने के बाद मैं कॉलेज जाना चाहती थी। कॉलेज में पढ़ने और वहाँ रहने के अखराजात के लिए मैंने फ़ौज के रिजर्व ऑफिसर ट्रेनिंग कोर्स स्कॉलरशिप की ऑफ़र कबूल कर ली। मैं अपनी तालीम पूरी करने के लिए फ़ौज में शामिल हुई थी, इसलिए फ़ौज को अपना करियर बनाने का फ़ैसला हादसाती तौर पर हुआ। Continue my education, and it was almost by accident I ended up in the Army. How many challenges you faced when you started working or serving in the military? Well, some of the challenges I faced, I didn't know that much about the military. Well, first I had to learn to take orders. You know, Okay. that was part of it. Women are not used to. Okay. So I had to learn that, and then it was just learning the military culture. ये मेरे लिए एक बहुत शानदार तजुर्बा था और मैं ये कहूँगी कि इस तजुर्बे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी और मुझे लीडर बनने का मौका फराहम किया। ख़वातीन बहुत से कारोबार और शोबों में काम कर रही हैं, लेकिन फ़ौज में एक औरत अपने ओहदे की बिना पर लीडर बनती है। It helped me in other things. It helped me in my studies. It helped me in how I manage my day and how I manage my other activities. But I think that probably learning those basic things and learning just how to adjusting to the Army culture was one of the harder things. And one of the things that I can say that it has really changed my life is that I've had the opportunity to be a leader. And so in many types of businesses or places where a woman might go to work, in the military, you're a leader by your rank. And so one of the things that has been just really wonderful for me is that as I have continued to be promoted, मुझे फौज में आने का एक फ़ायदा ये भी हुआ कि जैसे जैसे मेरा रैंक बढ़ता गया, इसी लिहाज से मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। The same that go with my rank as opposed to go with that I'm a woman in the military. What do you think of the women of US? How much they are stronger? Oh, I like to think that the women of the U.S. are very strong.
امریکی خاتون بہت مضبوط ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ مواقع فراہم کرنے والا ملک ہے. یہاں عورتیں ایسے مواقع بھی حاصل کر سکتی ہیں جو انہیں دوسری جگہوں پر شاید نہیں مل سکتے, اور میرا خیال ہے کہ ان میں سے ایک موقع فوج بھی ہے جسے ایک خاتون ہونے کے ناطے میں بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. And my being in the military, I like to think of that as one of those opportunities that I was able to take advantage of as a young woman. If we consider the South Asian women, as you see in the television as well or read in the newspapers, they are a little behind from the women who are internationally more stronger. What advice you can give them to serve and to be an active participant for the nation? Well, I think the first thing that women have to do is they have to believe in themselves. میں ایشیا کی عورتوں کو یہ کہوں گی کہ وہ خود پر اعتماد کریں. اپنی ذات پر بھروسہ انہیں طاقت دے گا. عورتوں کو چاہیے کہ اگر موقع ملے تو وہ تعلیم حاصل کریں, کیونکہ تعلیم ان کے لیے بہت سے دروازے کھول دے گی. کامیابی کے لیے بھی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے, کیونکہ تعلیم انسان میں اعتماد پیدا کرتی ہے. And in a lot of cases that's linked to the confidence that women need in order to be successful. Usually women were not considered in the old times that they can work in the military, but how it changed the life of the people and the mindsets, and how effective it was to bring the women also in the military. Well, I think that in any country that it's important to serve and to support your country. میرا خیال ہے کہ ہر ملک کی عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ملک کی خدمت کریں, اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو یہاں کی عورتوں کے پاس یہ موقع بھی موجود ہے کہ وہ فوج میں شامل ہو کر بھی اپنے ملک کی خدمت کر سکتی ہیں. میں یہ بھی کہوں گی کہ جب کوئی عورت فوج میں شامل ہوتی ہے تو وہ دوسری عورتوں کے لیے مثال بھی قائم کرتی ہے کہ ان کے پاس دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں. امریکہ ایک ایسا ہی ملک ہے جہاں عورتوں کے پاس فوج کا آپشن موجود ہے. Part of the opportunity that we think of as America. Do you think that the women in combats can actually serve and reach the criteria which in combats a soldier should do? I think so, and we know that we are changing some of the rules in America about what roles in combat. جہاں تک جنگ میں عورتوں کی شرکت کا تعلق ہے تو امریکہ میں ان کے رولز تبدیل ہو رہے ہیں, اور اب عورتیں جنگ کے میدان میں بھی جا رہی ہیں. عورتیں ہر طرح کا کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. امریکی فوج اپنے تربیتی پروگراموں کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈھالتی رہتی ہے, اور جو خواتین لڑاکا فوجی بننے کا فیصلہ کرتی ہیں ان کے لیے یہ یقینی بنایا جاتا ہے کہ انہیں اعلیٰ ترین تربیتی پروگراموں میں شامل کیا جائے. میدان جنگ میں جانے کا فیصلہ عورتوں کا اپنا ہوتا ہے, اور وہ یہ فیصلہ اپنی مرضی سے رضاکارانہ طور پر کرتی ہیں. We're volunteer military. It's all about choice. Those that choose to do that, they will be ready for whatever that environment may be. And what suggestion you will give to especially to the women who are living in South Asia and are not having that much facilities as compared to the women of US? Well, I know that it's not always as easy in other parts of the country as sometimes it is here in America because of opportunity. میں جانتی ہوں کہ دوسرے علاقوں میں عورتوں کے لیے فوج میں جانا اتنا آسان نہیں ہے جیسا کہ امریکہ میں ہے, کیونکہ اس کا تعلق مواقع سے ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ عورتوں کو ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے جن سے ان کی خود اعتمادی میں اضافہ ہو, اور وہ دستیاب موقعوں کا فائدہ اٹھا سکیں جو وہاں موجود ہیں. اور سب سے اہم چیز عورتوں کا پڑھا لکھا ہونا ہے. چاہے جیسے بھی حالات ہوں, جہاں تک ممکن ہو عورتوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. Maximize their participation to whatever is available to them. Thank you so much, Brigadier General Tammy Smith. Thanks again. Thank you. Thank you. بہت سی خواتین آفیسرز اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس پروفیشن کو دیتی ہیں, لیکن ریٹائر ہونے کے بعد وہ اپنے کریئر کے حوالے سے کیا رائے رکھتی ہیں اور کیا اتار چڑھاؤ وہ اپنے کریئر کے دوران دیکھتی ہیں, آئیے یہ جانتے ہیں. ملیے بریگیڈیئر جنرل ریٹائرڈ ولما واٹ سے. جنرل واٹ 1957 میں امریکی فوج میں بھرتی ہوئیں. فضائیہ کے مالیاتی امور کے شعبے کی پہلے خاتون بریگیڈیئر جنرل بننے کا اعزاز ان کے پاس ہے. جب میں نے ایئر فورس جوائن کی تو خواتین فوج کا 1% سے بھی کہیں کم تھیں. کئی سال تک ان خواتین کو فوج میں رہنے کی اجازت ہی نہیں تھی جو ماں بننے والی ہوں. عورتوں کو ایسے بحری اور ہوائی جہازوں پر ڈیوٹی کی اجازت بھی نہیں تھی جو جنگ میں استعمال ہو رہے ہوں.
engaged in combat. इसी लिए नर्सों के अलावा फौजी वर्दी में मलबूस औरत न सिर्फ मर्द फौजियों बल्कि मिलिट्री की सिविलियन खवातीन एहलकारों के लिए भी अचंभे से कम न थी। It wasn't just men that were not used to working for women. It was women. सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतों के लिए भी खातून अफसर के मातहत काम करना आम बात नहीं थी। एक मर्तबा मैंने एक इदारे की कमान संभाली तो वहाँ खातून सेक्रेटरी ने इस्तीफा देने की कोशिश की। Because she didn't want to work for a woman. And I convinced her that मैंने उससे वादा किया कि वो मुझे सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दे दे और अगर उसके बाद भी उसका फैसला नहीं बदला तो मैं खुद उसके लिए कहीं और मुलाजमत का बंदोबस्त करूंगी। उसने नौकरी नहीं छोड़ी और हम आज भी दोस्त हैं। she did not leave. So what do you think you had to do to convince आपने ऐसा क्या किया कि मर्द और खवातीन आपके साथ काम करने पर राजी हुए? to be in a commanding role? I think it was that मैंने हर मुमकिन हद तक मुनसिफाना और दोस्ताना रवैया अपनाया। जनरल वॉट ने अपना बेशतर करियर अमरीकी फ़ज़ाइया के मालियाती उमूर के शोबे में गुजारा। 1968 में वियतनाम की जंग के दौरान साइगॉन में वो अमरीकी फ़ौज के हेड क्वार्टर में तैनात कुल 5 खवातीन में से एक थीं। in fact when I found out I was being assigned to Vietnam, I asked, well, do I need to go and get qualified on weapons? जब मुझे मालूम हुआ कि मुझे वियतनाम भेजा जा रहा है तो मैंने पूछा था कि क्या मुझे हथियार चलाने की तरबियत हासिल करनी होगी। उन्होंने कहा कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने फिर भी अपने बहनोई से बंदूक चलानी सीखी क्योंकि मैं मैदानी जंग में बगैर ट्रेनिंग के नहीं जाना चाहती थी। Carry a weapon with me. Not did I go in a और फिर वहाँ मैंने कोई जंगी यूनिफॉर्म नहीं पहना बल्कि अपना आम यूनिफॉर्म पहना जो एक स्कर्ट और जैकेट पर मुश्तमिल था। 1948 से जारी पॉलिसी के मुताबिक अमरीकी फ़ौज में खवातीन की तादाद ना तो 2% से तजावुज़ कर सकती थी और ना ही उन्हें जनरल या एडमिरल का ओहदा मिल सकता था। ये पाबंदियां 1967 में हटाई गईं और 13 साल बाद विल्मा वॉट एयरफोर्स के कंट्रोलर ऑफिस की पहली खातून ब्रिगेडियर जनरल बनी। प्रमोशन के मौके पर मेरे वालिद भी मेरे कंधे पर सितारा लगाने वालों में शामिल थे। मैंने उन्हें किसी को कहते सुना कि ये उनकी जिंदगी का सबसे शानदार लम्हा है। What did that moment mean to you? Well, let me tell you, that meant a lot to me. आज खवातीन अमरीकी फ़ौज का 15% से ज़्यादा हैं। उन पर ना तो किसी ओहदे तक पहुंचने के दरवाजे बंद हैं और ना ही कोई किरदार निभाने पर पाबंदी। जनरल वॉट की नज़र में इन कामयाबियों का सेहरा उन तमाम खवातीन के सर है जो किसी न किसी दौर में अमरीकी फ़ौज का हिस्सा रहीं और जिन्हें आज वर्जीनिया में फ़ौजियों के कब्रिस्तान आर्लिंगटन सेमेटरी में वाक़ खवातीन फ़ौजियों की यादगार में खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। 1985 में रिटायरमेंट के बाद जनरल वॉट ने न सिर्फ इस यादगार की तामीर का बीड़ा उठाया बल्कि आज वो इसकी निगरान फाउंडेशन की सदर भी हैं। As I see women come here and look at the memorial and see the pride they take in it. आज खवातीन यहाँ आती हैं, इस यादगार को देखती हैं और खुश होती हैं कि कौम ने उनकी खिदमत को याद रखा। That the nation has paid tribute to them. And we have done this in a way that today दुनिया के किसी और मुल्क में खवातीन फौजियों को इस तरह खिराज तहसीन नहीं पेश किया गया। जनरल वॉट के पास फौजी और सिविल एजाज़ात की एक तवील फहरिस्त है। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन वो कहती हैं कि अमरीकी फौज ही उनका खानदान है और उसके जरिए उन्हें वो तमाम तजुर्बात हासिल हुए जिनकी उन्होंने ख्वाहिश की थी। तो आपने जाना कि चाहे ख़वातीन किसी भी मुल्क में रहती हों, लेकिन अगर वो मिलिट्री का हिस्सा है तो फिर उन्हें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और जैसे जैसे ज़माना आगे तरक्की कर रहा है, ख़वातीन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे शोबों में भी शामिल हो रही हैं जो पहले उनके लिए नहीं समझे जाते थे। अगले एपिसोड में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।